गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपना अध्ययन शुरू कर रहे हैं हिंदी के अंदर प्रकृति का उपहार लेसन 9 से, जो एक डायरी के माध्यम से यहाँ पर लेखक दर्शा रहे हैं अपना प्रकृति का उपहार मलेशिया। तो बच्चों, प्रकृति का उपहार से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार की बात हो रही है। तो एक मलेशिया जो एक कंट्री है, एक देश है, तो बहुत ही सुंदर है। प्रकृति के द्वारा हर तरह से हरियाली, पहाड़ों की बात की जाए, नदियों की बात की जाए, यानी इस प्रकार से एक बड़ा सुंदर शहर है ये और एक बड़ा सुंदर देश की बात हो रही है यहाँ पर। तो एक डायरी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया बच्चों। तो यहाँ जो एक मयंक नाम के हैं, जिन्होंने अपने डायरी के माध्यम से वो बता रहे हैं कि जो मलेशिया देश है वो किस प्रकार से प्रकृति का उपहार है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो हम देखते हैं कि डायरी के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ दर्शा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक विधा है। विधा कहते हैं बच्चों तरीका, यानी एक डायरी लेखन भी हिंदी साहित्य की अगर बात करें, हिंदी की बात करें, तो ये भी एक तरीका है, एक प्रकार है, टाइप है, एक जो एक अपने लेखन का माध्यम बनाते हैं राइटर। यह विद्या तथ्यों की जानकारी का एक उत्तम साधन भी मानी जाती है, क्योंकि बच्चों इसमें जो लेखन किया जाता है, डायरी लेखन किया जाता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से सामने अपने जो राइटर जो दृश्य देखता है उसी का अंकन करता है। तो इसमें तथ्य वास्तविक तथ्य रहते हैं, यानी ये सबसे उत्तम साधन भी मानी जाती है। तथ्यों की बात की जाए तब, तथ्यों यानी सच्चाई की बात की जाए, तो यहाँ एक आपका हम उम्र लड़का जिसका नाम मयंक है की डायरी के कुछ पृष्ठ दिए जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपकी ही उम्र का एक बच्चा, जैसे हम अध्याय के अंदर देख रहे हैं, जिसका नाम मयंक है, और ये बच्चा अपनी छुट्टियों के अंदर या कहीं भ्रमण करने जाता है, तो वो जो जैसा देखता है उसे अपने डायरी में अंकन कर लेता है। जिस तरह बच्चों आप स्कूल में आते हो, आपके पास डायरी होती है, दैनिक डायरी जिसे आप कहते हैं। इसमें पूरे दिन स्कूल में आप जो भी आपकी एक्टिविटी रहती है, चाहे आप लेखन करते हो, आपको लर्न करने के लिए दिया जाता है, या रिटर्न के लिए कुछ दिया जाता है, या आपको लेसन रीड करवाया जाता है, तो उन सब को आप अपनी डायरी में अंकन करते हो कि आपने कौन से पीरियड में क्या क्या वर्क किया है। तो इससे परिचित हैं बच्चों। तो उसी प्रकार से मयंक भी अपने कहीं भी घूमने जाता है, तो ये उसकी एक हैबिट है कि वो अपनी आदत अनुसार या अपनी आदत के अनुसार वो जहाँ भी जो जैसा दृश्य देखता है उसको अपनी डायरी में अंकन कर लेता है समय के साथ। भाई कौन से समय में उसने क्या क्या किया, क्या देखा, क्या उसने किया, वो कहाँ पे गया, किसके द्वारा उसने यात्राएं की, उस यात्रा में उन्हें कैसा अनुभव रहा, उसको वो सारे के सारे अनुभव अपने उस डायरी के माध्यम से लिख देता है। तो ये भी एक तथ्य को जानने का बड़ा आसान तरीका होता है बच्चों। तो यहाँ आपका हम उम्र लड़का जिसका नाम मयंक है कि डायरी से कुछ पृष्ठ दिए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आपको मलेशिया देश से संबंधित कुछ तथ्यों की जानकारी मिलेगी। यानी ये जो मयंक लड़का है ये मलेशिया जाता है, और मलेशिया जाकर वहाँ क्या क्या देखता है, वो कैसा अनुभव करता है उस देश के प्रति, यानी उस देश के प्रति उसके किस प्रकार से उसके भाव प्रकट होते हैं, उन सबको अपनी डायरी के माध्यम से यहाँ दर्शाया है और डायरी के रूप में यहाँ पर लेखन किया बच्चों। तो इसमें मयंक क्या वो मान लो अपने दर्शा रहा है, उसको हम इस अध्याय में देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसकी प्रथम जो दिनांक 16 मई 2020 को उसके द्वारा अंकित है बच्चों। तो इसको हम देखते हैं, दिनांक 16 मई 2020। तो यहाँ पर कहते हैं पीरियड डायरी। तो ये बच्चों जो मयंक है ये अपने डायरी को ही तो संबोधित कर रहा है, यानी कि यह अपने मन के भावों को अपनी डायरी को ही प्रकट करते हुए इसमें लेखन कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पीरियड डायरी के रूप में दिया है। तो वो कहता है आज से मेरी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है, मतलब शुरू हो चुकी है। तो ये समर वेकेशन की बात कर रहा है कि मेरी छुट्टियां शुरू हो चुकी है। मेरे पिताजी हर साल इन छुट्टियों में कहीं न कहीं घुमाने का प्रोग्राम जरूर बनाते हैं। तो यानी बच्चों जो मयंक है उसके पिता भी बड़े ऐसी आदत है उनकी घुमाने की कि अपने पूरे परिवार को वो छुट्टियों के अंदर कहीं ना कहीं भ्रमण के लिए ले जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं वो घुमाने का कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर बनाते हैं। वैसे तो मैं
अपने देश में कई जगहों पर घुमा हूँ, लेकिन कभी देश से बाहर जाने का या घूमने का मौका नहीं मिला। मतलब विदेश में जाने का कोई मौका उनको नहीं मिला। इस बार पिताजी घुमाने कहाँ ले जाएंगे, मतलब क्वेश्चन उसके मन में अभी भी उसको कन्फर्म नहीं है, या उसको पता नहीं है कि उसके पिता कहाँ जाने वाले हैं। इस बार उनके पिताजी घुमाने के लिए उनको कहाँ ले जाने वाले हैं, ये भी अभी उनके दिमाग में प्रश्न की तरह खड़ा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, या जो मालूम लेखक जो इस डायरी को जो अंकन किया गया है, वो कहते हैं कि ये सवाल मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा ही रहा था कि पिताजी ने दफ्तर से आकर ऐलान किया। यानी जैसे वो सोच रहा था कि पिताजी अब की बार पता नहीं कहाँ घुमाने ले जाएंगे, तो इतने में ही उसके पिताजी जो दफ्तर से आ जाते हैं, ऑफिस से आ जाते हैं, और आते ही ऐलान किया, मतलब सबको बुलाकर और कहने लगे। ऐलान करने का मतलब आता है पुकारना, मतलब जोर से पुकारते हुए कहना। सप्ताह भर बाद हम मलेशिया जा रहे हैं, यह सुनकर मैं फूला न समाया। यानी कि खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उनके मन में ये एक प्रश्न बन रहा था कि हम घूमने जा रहे हैं, और जाएंगे पता नहीं कहाँ घूमने जाएंगे, क्योंकि पिताजी जरूर लेके जाएंगे, और अब जाएंगे कहाँ, ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन बन रहा था। तो जैसे ही उनके पिता ने उन्होंने कहा, तो फूला न समाया, यानी कि बहुत ही खुशी का अनुभव करना। फूला न समाना, तो ये एक मुहावरा है बच्चों। फूला न समाया मतलब अत्यधिक प्रसन्नता होना, उनको बड़ी अत्यधिक प्रसन्नता हुई और वो फूले न समाये। फिर आगे कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की खूबसूरती के चित्र मैंने हाल ही में इंटरनेट पर देखे थे तथा अखबार में उसके बारे में पढ़ा भी था, मैं वहां जा रहा हूँ। यानी कि ये जो मयंक है, ये कहता है कि जब जिसने नेट पर देखा था कि देश कौन कौन से देश में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो मलेशिया के बारे में देख रहा था, और उसकी खूबसूरती के बारे में मतलब वो उन्होंने देखा था नेट पर। अखबार में भी उसने बहुत बार पढ़ा था कि मलेशिया किस प्रकार का देश है, वहाँ किस रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे उसने वहाँ जाने के बारे में सुना, तो वह फूला न समाया। वो कहता मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, मेरे सामने वहाँ के दृश्य मंडराने लगे, और अब इंतजार था तो सिर्फ उस वक्त का। यानी यहाँ पर जो मयंक है, ये कहता है कि मुझे इंतजार था उस वक्त का कि जब मैं वहां जाने वाला हूं। हम हवाई जहाज से मलेशिया के लिए रवाना होंगे, क्योंकि ये विदेश है, और विदेश में बच्चों मान लो जितने भी मान लो यहाँ पर साधन की बात करें, परिवहन की बात करें, उससे उत्तम साधन ये जो हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करना ही रहता है। तो उनके पिता उनको हवाई जहाज के माध्यम से मलेशिया ले जाने वाले थे। तो इस प्रकार से मयंक अपने जो डायरी का प्रथम पेज जो 16 मई 2020 को लिखता है, उसमें वो बताता है कि किस प्रकार से मलेशिया का नाम सुनते ही वो फूला नहीं समाया, और कैसे उसकी जो उत्कंठा कह सकते हैं बच्चों, या इच्छा, तीव्र इच्छा है, वो प्रबल हो जाती है, उसकी जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि हम वहाँ जाएंगे और उसके दृश्य को वहाँ पर जो देखेंगे, यानी उसकी जो विशेषताएं हैं मलेशिया की, उसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो इस तरह से अपना माध्यम बनाते हुए मयंक प्रथम अपना जो डायरी का पेज होता है उस पर बच्चों मैं अपने यहाँ पर बताते हैं विशेषताओं को। अब आगे हम देखते हैं उसके आगे सेकंड जो डायरी का पेज हम लिखते हैं, उसमें वो क्या बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहले 16 मई को लिखने के बाद में फिर वो अपना जो डायरी का अगला पेज है वो 23 मई के रूप में यहाँ पर लिखता है। तो वो क्या कहता है बच्चों 23 मई के अंदर लिखी हुई डायरी के पेज में, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि प्रिय डायरी, सप्ताह भर बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिर वो दिन आज आ ही गया। यानी कि जैसे उनके पिता ने कहा था कि हम सप्ताह भर जाने वाले हैं, और सप्ताह भर के बाद में जब वो तैयारियां करते हैं मलेशिया की जाने की, तो किस प्रकार से मयंक के मन में एक जो उतांकांक्षा थी, या तुम्हारी तीव्र इच्छा थी जाने की, या मन में उनके जो प्रसन्नता हो रही थी जाने की, वो किस प्रकार से आगे कहते हैं कि हम सुबह पूरी तैयारी के साथ हवाई अड्डे पर पहुंच गए। यानी पूरी तैयारी तो सप्ताह भर में कर ही ली बच्चों उन्होंने, और फिर वो सुबह सुबह जिस तरह उनकी जो टिकट कन्फर्म करनी थी और जाने का समय था, हवाई जहाज की उड़ान का समय था, उसके अनुसार वो वहाँ से हवाई अड्डे पे पहुँच जाते हैं। हवाई जहाज से यह मेरी पहली यात्रा थी।
तो मयंक ये भी बता रहा है कि जब वो हवाई जहाज यानी कि वो परिवहन सड़क पर के साधनों पर तो उसने बहुत सारी यात्राएं की होगी, लेकिन ये हवाई जहाज के माध्यम से उनकी पहली उड़ान थी। और बच्चों, अगर आपको भी हवाई जहाज के माध्यम से अगर कहीं जाने का कह दिया जाए तो सोचिए आपके मन में भी कितनी अलग ही प्रकार की एक प्रसन्नता होगी, एक जिज्ञासा होगी, और आपके मन में भी एक अलग ही प्रकार का चाव होगा कि मैं भी हवाई जहाज से कैसे उड़ेंगे, कैसा लगेगा। यानी इस प्रकार की उनके मन में ये एक अलग ही प्रकार का अनुभव था। इसलिए मैं और भी ज्यादा प्रसन्न था। जहाज ने उड़ान भरी, धीरे धीरे वह बादलों के बीच पहुंचा। यह दृश्य अत्यंत अनुपम था, मतलब अनोखा था। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। यानी कि जहाज जैसे उड़कर बादलों के बीच में पहुंचा, तो जैसे ऐसे लगते थे जैसे बादल हमारे आसपास ही कहीं मंडरा रहे हैं। तो इस प्रकार का उनको ऐसा अनुभव हो रहा था, और ये उस दृश्य उसके लिए अत्यंत अनुपम था, अनोखा था, अनोखा ही सुंदरता लिए हुए था। अब हम मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर पहुंचे। यानी जैसे ही वो कोलालमपुर पहुंचे तो वहाँ के आगे बता रहे हैं कि पूर्व निर्धारित तो होटल की गाड़ी आई और हमें उसमें सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। तो ये बच्चों पहले से ही सब कुछ, जिस तरह हम यात्रा कर रहे होते हैं तो उससे पहले ही हम ऑनलाइन के जरिए बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसे विदेश में बच्चों हो जाती है या कहीं भी हो जाती है आजकल। तो इस तरह से उनके पिता ने पहले ही ये सब अपनी व्यवस्थाएं कर रखी थी वहाँ पहुँचने के लिए। और पहुँचने के बाद जैसे वो वहाँ पर उस हवाई अड्डे पर मलेशिया में पहुँचे तो एक गाड़ी आई और उन्हें लेकर एक निर्धारित जो होटल में बुकिंग कर रखी थी वह वहाँ पर उनको लेकर चलने लगी या निकल पड़ी। यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रही थी, मतलब वहाँ की बड़ी सुंदरता अनोखी थी बच्चों। जिस तरह उसने नाम सुना था और जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। सब कुछ व्यवस्था पूर्वक नज़र आ रहा था, सब कुछ एक बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब साफ सुथरे ढंग से दिखाई दे रही थी। और जिस तरह भारत में लोग नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मलेशिया के जो बच्चों लोग हैं वो भी किस प्रकार से सुहलामत शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस तरह हम गुड मॉर्निंग या नमस्कार करते हैं बच्चों, बिल्कुल उसी प्रकार से वहाँ के लोग भी सुहलामत शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। बातों बातों में हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें बताया कि मलेशिया में प्रकृति को करीब से महसूस किया जा सकता है। यानी प्रकृति मतलब सुंदरता भी, जितनी प्रकृति की विशेषताएं पाई जाती है ये सारी सारी कोलालमपुर में पाई जाती है। तो यहाँ की विशेषताओं के बारे में बता रहा था कि बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। मलय शब्द का संस्कृत में अर्थ प्रकृति से ही जुड़ा है। तो बच्चों इसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रकृति से जुड़ा हुआ शब्द भी मलय शब्द है, ये उससे संबंधित दिया गया है। जिस कारण इसे प्रकृति का उपहार कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सारी विशेषताएं, यानी जितनी सभी देशों में विशेषताएं हैं वो विशेषताएं जैसे सारी मलेशिया को दे दी हो। तो यानी इस प्रकार से प्रकृति का उपहार कहा जाए तो भी गलत नहीं है। प्राकृतिक दृश्यों के अनोखे नज़ारे देखते हुए हम लोग होटल पहुंच गए। वहां पहुंचकर आधा एक घंटा हमने हवाई यात्रा की जो थकान थी वो मिटाई, और फिर हल्का नाश्ता करने के बाद हम कोलालमपुर की सैर के लिए, यानी जहां हम ठहरे थे जिस शहर के होटल में, हम वहां पर थोड़ी देर घंटे भर मतलब थकान मिटाकर नाश्ता पानी करते हुए हम कोलालमपुर की सैर के लिए निकल पड़े। सबसे पहले गाइड हमें पेट्रोनिस्ट जो ट्विन टावर, मतलब दो मतलब एक साथ जुड़े हुए दो टावर थे उनको दिखाने ले गया, जिसकी खूबसूरती को देखकर लंबे समय तक मेरी पलकें ही नहीं झपकी। यानी कि उसकी इतनी सुंदर बना हुआ था वो, और उसकी विशेषताओं को देखकर, सुंदरता को देखकर जैसे मेरी आंखें भी नहीं झपक रही थी। तो बस आश्चर्य से उसे देखता ही रहा। ये एक 88 यानी 88 मंजिला इमारत दुनिया की सबसे ऊंची जुड़वा मीनार है बच्चों। तो ये एक आपका जीके क्वेश्चन भी बनता है कि इस संसार में या पूरा कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची जी अगर मीनार की बात करें तो जुड़वा मीनार की बात करें तो ये जो पेट्रोनिस ट्विन टावर है
इसको कहा जाता है बच्चों। स्टील से बनी दोनों तरफ दोनों इमारतों को जोड़ने के लिए एक 41वीं मंजिल पर पुल भी बना हुआ है, यानी एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए उनको एक पुल से भी जोड़ दिया गया है। जिस तरह बच्चों अपने आप भी आप गढ़साना में जिस तरह एक जो पुल बना हुआ है और जिसे आप कहते हैं देखा ही है, इस प्रकार का बिल्कुल उसके ऊपर भी एक 41वीं मंजिल पर एक पुल बनाया हुआ है दोनों को जोड़ते हुए, जो आप इस चित्र में बच्चों देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में देखिए ये जो आपकी मंजिल देखो पूरे का पूरा बहुमंजिला 88 मंजिला इमारत है ये बनी हुई है। और ये बीच में देखिए बच्चों जो आपको ये वाला भाग नजर आ रहा है, यही वो पुल है जो इन दोनों इमारतों को एक साथ जोड़ता है। और ये जो भाग है ये लगभग इसकी 41वीं मंजिल है जिस पर ये पुल बना हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये दो जो टोविन मतलब एक साथ बना हुआ एक जैसी इमारतें दोनों तरफ, और इसको 41वीं मंजिल पर एक पुल से जोड़ा गया है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए इस तरफ देखी थी, और मलेशिया के अगर मैंने इतनी ऊंची इमारत पहली बार हकीकत में देखी थी, यानी तस्वीरों में या कहीं भी बुक में आप नेट पर टीवी में ये बच्चों आप देख सकते हो, लेकिन एक हकीकत में जो हमारे प्रत्यक्ष सामने हो उसको देखकर हमें कुछ अलग ही अनोखा ही एक मालूम अनोखा महसूस होता है, एक अलग ही प्रसन्नता होती है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको महसूस कर सकते हो। तो पहले दिन की यादें मेरे दिलो दिमाग में इस तरह बस गई कि मैंने इन पलों को डायरी में लिखे बिना नहीं रह पाया। तो बच्चों मयंक है, इसको डायरी का शौक है, और इस प्रकार के अगर वो दृश्य देखता है या अनुभव करता है तो सोचिए बच्चों वो बच्चा कैसे रह सकता है लिखे हुए। इसलिए कहते हैं इस प्रकार से मेरे दिलो दिमाग में पूरी तरह से इन यादों को मैं अपने डायरी में भी संजो लेना चाहता था। तो बच्चों आपको यहाँ तक मयंक के द्वारा लिखे हुए मलेशिया की यात्रा के जो उनके बहुत ही सुंदर दृश्य है उनका वर्णन कर रहा है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। तो आज हम अपनी इस अध्याय का जो पहला जो पार्ट है आज हम यहीं तक ही करते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से जो मयंक ने देखा हकीकत देखी वो सारे सामने हमारे सामने प्रकट किया है, सच्चाई को प्रकट किया, तथ्यों को प्रकट किया है। तो बच्चों आज हम इस तरह अपना अध्ययन यहीं तक करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मैसेज के माध्यम से या अपनी कॉल के माध्यम से आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं बच्चों। जय हिंद।